अभी हमने संयोजन अभिक्रिया की बात की, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की। जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं, तो एक या एक से अधिक तत्व या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक उत्पाद, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसी कई अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर हमारे पास एक ही तत्व या एक ही यौगिक हमारे पास अभिकारक में होता है और उससे हमें एक से अधिक उत्पादों की प्राप्ति होती है, एक से अधिक उत्पाद बनाता है। ऐसी सभी अभिक्रियाओं का जिनके अंदर हमारे पास एक ही अभिकारक है जिससे हमें एक से अधिक उत्पादों की प्राप्ति होती है, एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न होते हैं, उन सभी को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, जिनको हम अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम वियोजन या अपघटन जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो अब हम वियोजन अपघटन या डिकम्पोजिशन अभिक्रिया की बात करेंगे। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, अपघटन अभिक्रिया के लिए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। उस छोटे से क्रियाकलाप में हम क्या लेते हैं, एक परख नली में, एक क्वथनाक परख नली में, क्वथन परख नली में हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लेते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लेते हैं। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर हमें फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाई ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये सब हमें इसके अपघटन से, फेरस ऑक्साइड के अपघटन से प्राप्त होता है। तो यहां पर हमारे पास फेरस सल्फेट को अब हम गर्म करके देखेंगे कि वो किस तरीके से अपघटित होता है, उसका किस तरीके से वियोजन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो यदि हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को एक क्वथन नली में लेते हैं, क्वथन नली में उसको तीव्रता से गर्म करते हैं, उसको काफी अधिक तेजी से, काफी अधिक गर्म करते हैं, तो उसमें से ये गैस निकलती है। लेकिन इसको बहुत ही ध्यान से गर्म करना है, उसे बहुत ध्यान से सूंघना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी जगह पर, किसी भी अभिक्रिया के अंदर किसी भी गैस को आपने सीधा सीधा ऐसे नहीं सूंघना, क्योंकि अगर आप सूंघेंगे तो ये गैस आपकी नाक में चढ़ जाएगी और हो सकता है, और अधिकतर गैसें जो जो हमारी प्रयोगशाला में बनती हैं वो कोई हमारी सेहत के लिए लाभदायक नहीं होती। अधिकतर गैसें हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं और उसमें से कुछ तो अत्यधिक विषैली होती हैं, पॉइजनस होती हैं। तो इस वजह से किसी भी गैस को सूंघते हुए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और उसके अंदर होता तरीका यह है कि यदि हमारे पास एक नली है जिसमें से कोई गैस निकल रही है, तो हम उसको ऐसे नहीं लाते, उसको ऐसे करके हल्का सा हथेली से जो हवा है उसको अपनी तरफ मोड़ देते हैं और हल्का सा सूंघते हैं, ऐसे नहीं सूंघते, हल्का सा, बस
कि हमें ये पता चल जाए कि कैसी गैस है, उसकी गंध कैसी है। बस हम गंध जानने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा हम उसके बारे में कुछ नहीं करते। ये मत सोचिएगा कि कोई अगर गंध जो है अच्छी लग रही है तो उसको आप तेजी ले लें। कोई बार अच्छी गंध भी नुकसान करती है। जैसे कि यदि हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म की एक बहुत ही मीठी गंध होती है, लेकिन अगर उसकी गंध अगर आपने निकाल बेहोश हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ गंध कैसी है उस पर मत रहिए, ये भी देखिए कि कोई भी गंध ज्यादा नहीं लेनी। तो यहां पर हम इसकी अगर बात करते हैं, वियोजन अपघटन अभिक्रिया की बात करते हैं, तो यहां पर इस चित्र के अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से आप इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर हमारे पास एक क्वथन नली है। क्वथन नली एक बोरोसिलिकेट कांच की बनी हुई नली होती है। इसकी खास बात ये होती है कि इसको अधिक तापमान पर गर्म भी किया जा सकता है और ये इतनी आसानी से टूटती नहीं है, गर्म करने पर टूटती नहीं है। पर फिर भी कोई भी नली अगर तेज गर्म है तो उसके ऊपर पानी नहीं डालना, उसको ठंडा एकदम से करने की कोशिश नहीं करनी। हमेशा उसको एक सूखी सतह पर रखना है, जो कि आपके जो प्रयोगशाला उसके अंदर टाइलें लगी हुई होंगी, उन टाइलों के ऊपर आप रख सकते हैं, क्योंकि टाइलों के ऊपर भी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी काफी ताप सह सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वथन नली है जिसको हमने एक चिमटे से पकड़ रखा है, टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ रखा है। यहाँ पे बर्नर से हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद यहाँ से ये जो गैसें निकलती हैं, इन गैसों को आप धीरे से अपने हाथ से अपनी तरफ मोड़ के आप उसको सूंघ सकते हैं, उसकी गंध ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल के साथ उसको हीट कर दिया, और साथ ही साथ ये जो नली है हमारे पास वो हमें सूखी लेनी है, क्योंकि अगर यदि इस क्वथन नली के अंदर कहीं पानी की कुछ बूंदें रह गई तो गर्म करने पर ये जो नली है ये तड़क सकती है, टूट सकती है। तो हमारा क्रियाकलाप क्या है? हमारा क्रियाकलाप है कि हम एक शुष्क क्वथन नली में बॉइलिंग ट्यूब के अंदर 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लेते हैं, क्रिस्टल ले लेते हैं। फेरस क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए, ये एक हल्का हरे रंग का क्रिस्टल है। फेरस सल्फेट एक हल्का हरे रंग का क्रिस्टल है। इस क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए और ध्यान से गर्म कीजिए, जैसे कि चित्र में देखा आपने। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। आप देखेंगे ये जो क्रिस्टल का रंग है ये बदल जा रहा है, ये गहरा भूरे रंग का बनता चला जाता है, जो कि आमतौर से देखने पे काला दिखता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है, और यहां पर अगर आप सल्फर को जलाकर देखेंगे तो उसके अंदर जो उसकी अभिलाक्षिक विशिष्ट गंध है, और ये सल्फर को जलाने की जो गंध है वो किसी भी प्लास्टिक के टुकड़े को, रबर के टुकड़े को जलाने पर भी आती है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर और रबर के अंदर भी सल्फर होता है। तो जब आप उसको जलाते हैं उसकी जो गंध आती है वही गंध यहां पर आती है। तो यानी कि सल्फर के ज्वलन पे जो गंध उत्पन्न होती है, जो उसकी एक अभिलाक्षिक विशिष्ट गंध है, वो गंध भी आप यहां पर सूंघ सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका अभिक्रिया है, उसकी अपघटन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट को हमने, सॉलिड को हमने हीट किया, फेरस सल्फेट को, और उसको ऊष्मा दी, तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और साथ में हमारे पास ये बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये 2 गैसेस हमें मिलती हैं जो कि हमें एक विशिष्ट सल्फर की जलने की गंध देती है। यहां पर इस अभिक्रिया के अंदर हम देख सकते हैं कि एकल अभिकर्मिक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। तो यहां पे हमारे पास एक ही अभिकारक है, एक ही अभिकर्मक है जो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान कर रहा है। तो यहां से एक से अनेक मिल रहे हैं, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट के साथ यहां पर हमारे पास 7 वाटर जल के भी अणु है। ये हम कहते हैं हाइड्रेटेड, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया किया हुआ। क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल देता है, और इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें हैं। तो ये एक अपघटित घटन अभिक्रिया है। इसी तरीके की एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिक्रिया है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना। यह कैल्शियम ऑक्साइड ही है
जिसे हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन हो जाता है। ये एक काफी प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। इसका प्रयोग बहुत अलग अलग उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक है सीमेंट का निर्माण। और ऑफ कोर्स, और ये तो हम समझ ही चुके हैं कि बिना बुझा हुआ चूना जो है वो सफेदी में भी प्रयुक्त होता है, और साथ ही साथ इसको बहुत सारी चीजें बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहां तक कि कांच बनाने में भी कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें यहां पर जब हम इसको बोलते हैं कि अलग अलग जो यहां पर हमारे पास वियोजन है, यहां पर ये ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मीय का मतलब है हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर पायरोलिसिस। इसे हम ऊष्मीय अपघटन भी कह सकते हैं। तो ये ऊष्मीय वियोजन है। यहां पर हम ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा से हम इसका वियोजन कर रहे हैं। तो जो पिछला हमने किया था फेरस सल्फेट का जो वियोजन हमने किया था, उसका अपघटन किया था, वो भी एक ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया थी। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया एक और उसका उदाहरण। हमारे पास इसके और भी कई उदाहरण हैं। जैसे कि हमारे पास एक हो सकता है लेड नाइट्रेट का वियोजन। लेड नाइट्रेट के वियोजन के अंदर हम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने फेरस सल्फेट का वियोजन किया था, उसी तरीके से हम लेड नाइट्रेट का भी वियोजन कर सकते हैं। तो जब हम लेड नाइट्रेट के वियोजन की बात करते हैं तो हम यहां पर बिल्कुल उसी तरीके से परख नली के लेकर, इस परख नली के अंदर हम लेड नाइट्रेट ले लेते हैं। लेड नाइट्रेट लेकर उसको हम गर्म करते हैं, उसका तापन करते हैं। तो जब हम इसका तापन करते हैं तो यहाँ पे फिर से वही क्वथन नली है। क्वथन नली के अंदर हमने यहाँ पे लेड नाइट्रेट ले लिया। लेड नाइट्रेट सफेद रंग का है। सफेद रंग के लेड नाइट्रेट को बर्नर से हीट किया क्वथन नली में परख नली होल्डर लेकर, और यहां पर जो गैस निकलती है ये गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की है। ये भूरे रंग की, ब्राउन कलर की एक गैस है। और इसको आप सूंघने की चेष्टा ना करें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अंदर जाकर आपकी नाक में आपकी स्किन को जला सकती है, आपकी खाल को जला सकती है। तो इसलिए इससे अपने हाथ को, अपनी आंख को, अपने आप को दूर रखिएगा। और इसका जो क्वथन नली का जो मुंह है, इसको अपने से दूर रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके किसी मित्र की ओर ये ना हो, कि इसकी दिशा मित्र की तरफ ना रखिएगा। तो यहां पर ये हमारे पास परख नली होल्डर है, इससे हमने ये बना लिया है। तो ये हमारे पास क्वथन नली से हीट कर दिया, तो यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लिया, और लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेकर हमने उसे चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म किया, और फिर हमने देखा कि इसमें एक परिवर्तन हो गया। अब इसके अंदर से भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, निकलता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका अभिक्रिया किस प्रकार होती है, ये हमारे पास इसकी अभिक्रिया है। ये हमारे पास लेड नाइट्रेट है जो हमारे पास ठोस अवस्था में है। इसको हम ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसको तापन करते हैं, और ये लेड ऑक्साइड में बदल जाता है, पीबीओ। पीबीओ बनने के बाद ये साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाता है और साथ में ऑक्सीजन भी बनती है। तो अब हमारे पास और भी चीजें हैं जिसे कहते हैं अपघटन की अभिक्रिया है। यहां पर तो हमने ऊष्मीय अपघटन की बात की थी, हमने ऊष्मीय वियोजन की बात की थी, लेकिन रसायन विज्ञान में एवं निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में एक विद्युत अपघटन की भी प्रक्रिया होती है। विद्युत अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। यानी कि अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटन। तो हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसे बोला जाता है
विद्युत अपघटन, जिसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो रसायन विज्ञान एवं निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में विद्युत अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम जल में से विद्युत धारा प्रवाहित करें तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, जिसे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। तो यह कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो चलिए अभी इसी क्रिया को एक क्रियाकलाप के द्वारा समझें। तो अब हम बात करेंगे वाटर के, जल के विद्युत अपघटन की। अब इस जल के विद्युत अपघटन के लिए हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं और इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबर की एक डॉट लगा देते हैं। अब यहां पर ये हमारे पास प्लास्टिक का मग है। इस तरीके से हमने एक मग लिया। इस मग के अंदर हमने यहां पर 2 छेद करके यहां पर रबर की डॉट लगा दी। अब इस रबर की डॉट के अंदर कार्बन का इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब ये इलेक्ट्रोड जो हमने कार्बन का इलेक्ट्रोड डाला है, अगर मान लीजिए आपने कभी कोई जो नॉर्मल से एक सेल होता है, अगर सेल का देखा हो तो हमारे पास जो सेल अगर तोड़ोगे तो सेल को तोड़ने के बाद ऐसे सेल ऐसे हमने तोड़ दिया। ये यहां पर हमने कुछ चीजें लगी हुई, यहां पे काला काला सा चूर्ण है, यहां पर हमारे पास एक काले रंग का इलेक्ट्रोड है। ये जो काले रंग का इलेक्ट्रोड है ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है। इसी तरीके से ऐसे आप 2 इलेक्ट्रोड लेकर यहां पर इसको जोड़ सकते हैं। और यहां पर ये जो आपने रबर की डॉट लगाई है, इस डॉट को अच्छी तरह सील कर दीजिए। इसको वायु, इसके अंदर से पानी ना निकल पाए, जल रोधी बना दीजिए। इसको बंद कर दीजिए। अब इसके अंदर हम यहां पर पानी भर देते हैं। ठीक है। अब इसे हम 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। अब 6 वोल्ट की बैटरी में मान लेते हैं कि ये एक इसका ऋणात्मक टर्मिनल है। यहां पर हम इसको माइनस कर देते हैं और यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हमारे पास ये 2 टर्मिनल है। अब ये हमने इसको अभी यहां पर इसको ऑफ करके रखा हुआ है, इसको बना अभी ये जोड़ा नहीं है। अब यहां पर क्या करते हैं कि 2 परखनली लेकर, अच्छा इसके अंदर इतना पानी डाल दिया है कि ये डूब जाए। इसके अंदर कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। देखिए पानी के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डालना इसलिए आवश्यक है कि पानी विद्युत का सुचालक नहीं है, पानी विद्युत का कुचालक है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि अगर पानी विद्युत का सुचालक नहीं है तो हमें पानी ये गीले हाथों से किसी भी स्विच को, किसी भी बिजली के उपकरण को हाथ लगाने से मना क्यों किया जाता है? और यदि हमारे हाथ गीले हैं या पानी है उसके अंदर तो हम किसी भी चीज को, किसी भी विद्युत की चीजों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो ध्यान रखिएगा कि जब हम पानी की बात करते हैं तो वो हमारे पास शुद्ध जल नहीं है। उस जल के अंदर कुछ लवण मिश्रित है, उसके अंदर कुछ सॉल्ट मिले हुए हैं। वो जो लवण पानी के अंदर मिश्रित है वो लवण पानी को सुचालक बना देते हैं। वैसे अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो वो विद्युत का कुचालक है। तो यहां पर हमें पानी को सुचालक बनाने के लिए उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डालनी पड़ेंगी। यूं तो हम इसके अंदर कुछ क्षार भी डाल सकते हैं, यानी कि हम इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, लेकिन काफी जगह पर ज्यादातर हम उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डालकर काम चला लेते हैं। तो यहां पे हम उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। फिर हम इसमें 2 परख नलियां ले लेते हैं और हम अंशांकित परख नली लेते हैं जिसके ऊपर कुछ मार्क लगे होते हैं, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि उसके अंदर जो भी बना है वो कितना बना है, उसको हम नोट कर सकें, उसका प्रेक्षण कर सकें।
तो यहां पर अगर हम परख नलियां लेते हैं, उनको पूरा का पूरा पानी से भर देते हैं, जल से भरी हुई दोनों परख नली लेकर उसको इस इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा रख देते हैं। इस तरीके से रखते हैं कि पानी बाहर ना निकल पाए। तो यहां पर हमने दो परख नलियां लेकर उसके अंदर पानी भर के इसको इस पे उल्टा रख दिया। अब हम इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखेंगे कि यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड से कुछ गैस के बुलबुले उठते हैं और ये गैस के बुलबुले उठकर ये इस परख नली में गैस भर जाती है। एक बात हम यहां पे देख सकते हैं, एक बात का हम यहां पे परीक्षण कर सकते हैं, वो ये कि जो पॉजिटिव वाला तरफ है वहां पर जो गैस बनी है वो नेगेटिव वाली तरफ की गैस से आधी है। यहां पर पॉजिटिव की साइड गैस कम बनती है, नेगेटिव की साइड गैस ज्यादा बनती है। तो इनको अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो हम क्या परीक्षण करेंगे? हमने इन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, मग में इतना जल डाला कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी जिससे कि वो एक विद्युत का सुचालक बन जाए। जल से भरी दो अंशांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड पर उल्टा करके रख दिया, उतना इस तरीके से रखा कि उनमें से पानी बाहर ना निकल जाए। अब विद्युत धारा को प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। दोनों इलेक्ट्रोड पर बुलबुले बनते हुए देखेंगे आप, और ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं, उस नदी में भर जाते हैं। अब यहां पर दोनों परख नलियों में आकृतित जल का आयतन बराबर नहीं होगा। यहां पर अलग अलग आयतन है। जो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, उस पर जो आयतन है, जो गैस का आयतन है वो ज्यादा होगा। जो पॉजिटिव वाला है, जो धनात्मक है, उस पर कम होगा। अब इन दोनों परख नलियों जब गैस से भर जाए तो उसे ध्यान से सावधानी पूर्वक हटा दीजिए। हटाकर अब एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। और हां, इस परीक्षण के अंदर, इस चरण में बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें एक नली में जिसमें कम गैस बनी है उसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास जैसी मोमबत्ती या कोई लौ आएगी तो वहां वो एकदम से तेजी से जलने लगेगा, वो लौ एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है। और दूसरी नली में जिसमें गैस ज्यादा है उसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अपने आप में एक ज्वलनशील गैस है। जैसे ही उसके आसपास कवर इस पे उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती आएगी, इस हाइड्रोजन में आग लग जाएगी और एक हल्के से धमाके के साथ ये जलना शुरू हो जाएगा। तो काफी ध्यान से कीजिएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित है। तो जब गैस दोनों परख नलियां भर जाए तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए और एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। तो सावधानी रखिएगा, इस चरण में शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, आप करने की चेष्टा ना करें। दोनों स्थितियों में क्या होता है यह हम समझ चुके हैं। दोनों स्थितियों में एक गैस जो है, दोनों परख नलियों में अलग अलग गैस उपस्थित है। अब हम बात कर सकते हैं एक और क्रिया की। अभी हमने बात की विद्युत अपघटन की, विद्युत वियोजन की। अब हम बात करेंगे प्रकाश अपघटन की। मतलब ये कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ अपघटन क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम प्रकाश के द्वारा भी कर सकते हैं। इसे कहा जाता है प्रकाश अपघटन या फोटोलिसिस। प्रकाश की क्रिया द्वारा अणुओं का अपघटन या पृथक्करण प्रकाश अपघटन कहलाता है, फोटोलिसिस कहलाता है। तो अब हम फोटोलिसिस के एक उदाहरण की बात करेंगे। हम यहां पर सिल्वर क्लोराइड के प्रकाश अपघटन की बात करेंगे। तो यहां पर यह सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश अपघटन हो रहा है या प्रकाश वियोजन हो रहा है।
चाइना डिश के अंदर करीबन 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए और उसका रंग देखिए। चाइना डिश में जो आपने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया है उसका रंग सफेद है। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है और ये चाइना डिश को आपने रख दिया, इसके अंदर ये रख दिया। अब आप देखेंगे धीरे धीरे सिल्वर क्लोराइड का रंग बदलना शुरू हो जाएगा। ये सिल्वर क्लोराइड का रंग घूसर रंग का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, ये बदल जाएगा। यहां पर अब आप देख सकते हैं कि इसका रंग सफेद है। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। थोड़ी देर के पश्चात सिल्वर क्लोराइड का रंग बदल जाएगा। ये देखेंगे कि सूर्य प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड घूसर ग्रे कलर का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है, ये टूट जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड एक ही पदार्थ था, उसको सूर्य के प्रकाश में रखा गया। सूर्य का प्रकाश इस परिस्थिति का नाम है। यहां पर वो सिल्वर और क्लोरीन में बदल गया। सिल्वर के अगर बहुत छोटे छोटे कण लिए जाए तो ये सिल्वर के बहुत छोटे छोटे कण सफेद रंग के या चमकदार नहीं होते, ये घूसर का रंग के हो जाते हैं, काले से ग्रे कलर के हो जाते हैं। तो ये यहां पर हो जाता है। इसी प्रकार ये जो टूटना है ये सिल्वर ब्रोमाइड का भी हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में टूटकर सिल्वर और ब्रोमीन बना देता है। ये जो सिल्वर है इसको अक्सर सिल्वर ब्रोमाइड की एक परत प्लास्टिक की एक शीट पर बना दी जाती है और इस प्लास्टिक की शीट के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश के अंदर वियोजन की अभिक्रिया कर कर टूट जाता है, ये सिल्वर और ब्रोमीन में बदल जाता है। अब यही अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका प्रकाश चित्रण में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। इस फोटोग्राफी के अंदर हमारे पास जो शीट होती है उसको हम फोटोग्राफी का जो रोल कहते हैं, उसके अंदर जो नेगेटिव होता है उसके अंदर ये सिल्वर बन जाता है। ये जैसे ही आप उसको कैमरे से उसको खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, तब वो जो उसके प्रकाश है वो उसके अंदर जाकर उसको बदल देता है, उसका वियोजन कर देता है। तो यहां पर किसी ना किसी प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन की अभिक्रिया होती है। हमने देखा कि वियोजन की अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास एक ऊष्मीय वियोजन है, एक हमारे पास प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन है और हमारे पास विद्युत अपघटन या फिर विद्युत वियोजन है। तो जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा का प्रयोग होता है, ऊर्जा अभिकारकों में चली जाती है, उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार ये सिल्वर ब्रोमाइड की भी अभिक्रिया हो जाती है। अब चलिए अब हम एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं कि हम एक परख नली में करीबन 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो करीबन 2 ग्राम हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसमें हम करीबन 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड हमारे पास है NH4Cl, ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है। अब इन दोनों को लेकर हम इसको कांच की छड़ से मिला देते हैं, तो इसके अंदर एक अभिक्रिया होनी शुरू हो जाती है। अगर हम इस परख नली को अगर हम छू कर देखें तो हमें लगेगा कि ये बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है। ये एक बहुत ही अधिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहां पर जब हम इसका अभिक्रिया करते हैं तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड बना देता है और साथ में ये इसके अंदर से अमोनिया बना देता है। अमोनिया जो ये बनता है, ये इसकी एक गंध आती है। यदि आप इसको हल्का सा सूंघ कर देखेंगे तो आपको इसके अंदर से अमोनिया की गंध आती हुई पता चल जाएगी और साथ ही साथ ये जल बना देता है। अब यहां पर भी चलो अगर हमने यहाँ पे लिख ही दिया है तो इसको संतुलित भी कर देते हैं। संतुलित करते हुए हमारे पास ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है,
ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, ये हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, ये हमारे पास अमोनिया है और ये हमारे पास जल है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम इनके संख्या को देखते हैं तो बेरियम की संख्या हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 1 है। यहाँ बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले बेरियम को देख लेते हैं। बेरियम हमारे पास 1 है, बेरियम हमारे पास 1 है, बेरियम तो संतुलित है। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 2 है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें इसे 2 से गुणा करना होगा। अब अगर हम इसे 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन हो जाते हैं, यहाँ से 2 से गुणा हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 4 और ऑक्सीजन हमारे पास हो गए 2। तो हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया। चलिए अब जरा हाइड्रोजन को भी देख लिया इसमें। अब नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ हमारे पास नाइट्रोजन 1 है। हमारे पास बाईं तरफ हाइड्रोजन 4 हैं, 4 और 2 6 हैं और हमारे पास दाईं तरफ हाइड्रोजन है 4 और 3 7। तो हमें हाइड्रोजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम हाइड्रोजन को बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारे पास दाईं तरफ तो बेरियम तो हमारे पास संतुलित है। तो अब हम यहां पर इसे नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, हमारे पास हाइड्रोजन अब यहां पर हो गए। क्लोरीन को अगर देखा जाए तो क्लोरीन हमारे पास दाईं तरफ 2 है, बाईं तरफ हमारे पास 1 क्लोरीन है। तो इससे हमें ये लगता है कि हमें ये इसको 2 से गुणा करना ही पड़ जाएगा। तो अब हमारे पास क्लोरीन 2 हो गए, हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो गए, नाइट्रोजन हमारे पास 2 हो गए। अब नाइट्रोजन को अगर हम संतुलित करते हैं तो इसे हमें 2 से गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। तो चलिए अब हम जरा गिनकर देख लेते हैं। हमारे पास बेरियम 1 है, बेरियम 1 है तो ये तो सही है, अभी भी सही है। ऑक्सीजन अब हमारे पास यहाँ पर 2 हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, तो ऑक्सीजन भी अभी सही है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 10 है। अब देखते हैं यहाँ पर कितने हैं। हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, तो हाइड्रोजन भी हमारे पास 10 हो गए। तो अब ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। और साथ ही साथ अगर हम चाहें तो इसमें इनकी अवस्था भी लिख सकते हैं। तो अवस्था यदि हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड जलीय होना चाहिए, ये अमोनियम क्लोराइड भी जलीय है, ये बेरियम क्लोराइड भी जलीय है, ये अमोनिया गैसीय है और ये पानी द्रव है। तो ये हमारे पास हमारे पास ये अभिक्रिया हो जाती है और ये अभिक्रिया एक अत्यंत ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है।